गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हियर इज टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर न्यूज एनालिसिस। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट न्यूज है वो है सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स ओबीसी कोटा इन नीट। तो जो ओबीसी के लिए एग्जिस्टेंस में है जो कोटा को अप्रूव कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फॉर द नीट काउंसलिंग। जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है इंडिया में उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें बात करें जो शेड्यूल ट्राइब है उसका जो रिजर्वेशन कोटा है वो है 7.5% और जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए है 15%, ओबीसी के लिए है 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए है 10%। तो इनको टोटल करें तो ये होता है 59.50%। तो इसमें आप एक केस ध्यान रखिएगा जो है इंदिरा साहनी का केस 1992 का। उसमें बोला गया था कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो डाटा है ये शो करता है कि जो इंदिरा साहनी का केस है उससे ज्यादा है जो अभी रिजर्वेशन का कोटा है। अभी जो रिजर्वेशन का जो कोटा है उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन दिया गया था तो उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था वो किया गया था 103rd अमेंडमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा जो कि अमेंडमेंट करता है इन फंडामेंटल राइट ऑफ 15 एंड 16। तो जो नेक्स्ट न्यूज है वो है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एस रंगानाथन पासेज अवे। तो ये आपसे पर्सन स्पेसिफिक न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1937 में एज फेडरल कोर्ट। तो ये ध्यान रखिएगा। और बाद में 1950 में सुप्रीम कोर्ट के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था। और अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनकी टर्म की तो वो है 65 ईयर एज। तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें टोटल जज इन सुप्रीम कोर्ट तो वो है 34, जिनमें एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 जजेस। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो प्रेजेंट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है एनवी रमन्ना। तो ये ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट न्यूज है उसमें एक इम्पोर्टेंट जो टर्म दे रखी है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके बारे में मेंशन किया गया है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो उसमें जो आर्टिकल 44 है वो डिफाइन करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो इंडिया का ओनली स्टेट है जिसने अडोप्ट किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड वो है गोवा। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हवाना सिंड्रोम नॉट ए फॉरेन कैंपेन। ये कहा गया है एक रिपोर्ट में। तो हवाना सिंड्रोम क्या होता है कि जो हवाना है वो क्यूबा की कैपिटल है। तो वहां पे जो यूएस के जो मिलिट्री मैन है जो मिलिट्री आर्मी है उन पे इस तरह का कोई अटैक किया गया था रेडिएशन से, जिसके कारण उनको एक सीवियर पेन हुआ था और उनको फील हुआ था रिंगिंग इन द ईयर। तो उसको बोला जाता है हवाना सिंड्रोम। इसका जो फर्स्ट केस है वो रिपोर्ट किया गया था 2016 में इन हवाना जो कि कैपिटल है क्यूबा की। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है उससे रिलेटेड एक एडिटोरियल भी दिया हुआ है तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट न्यूज है वो है यूएस वार्न्स रसिया इन्वेडिंग यूक्रेन। जो रसिया है वो यूक्रेन को जो नाटो है उसका पार्ट बनाना चाहता है, लेकिन जो यूएस है उसके द्वारा कहा गया है कि जो नाटो है उसे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। तो उसको लेके ये न्यूज है। और अगर बात करें नाटो की तो इसे बनाया गया था 1949 में और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और ये एक तरह का मिलिट्री अलायंस है। तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें यूक्रेन की लोकेशन की तो जो इसकी कैपिटल है वो है कीव और ये बॉर्डर टच करता है रसिया के साथ में, बेलारूस के साथ में, पोलैंड के साथ में, स्लोवाकिया के साथ में, हंगरी के साथ में, रोमानिया के साथ में और मोल्डोवा के साथ में। और ये टच करता है ब्लैक सी को भी। तो ये ध्यान रखिएगा जो यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला पार्ट है वो टच करता है ब्लैक सी को। ब्लैक सी है उसे एग्जिन सी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आगे जो एडिटोरियल है तो इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बॉडी दे रखी है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसे बोला जाता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इसे बनाया गया था 1968 में। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो बात करता है जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनके डेपुटेशन को लेके जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नए रूल निकाले गए हैं तो उसके बारे में है। तो इसमें आप एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन सिविल सर्विस को बोला जाता है सरदार पटेल को।
तो ये ध्यान रखिएगा। इस एडिटोरियल में कहा गया है कि जो सेंटर के द्वारा अभी जो आईएएस ऑफिसर्स उन डेपुटेशन को लेकर नियम निकाला गया है कि जो डेपुटेशन है वो 100% अभी जो पावर है वो सेंटर के हाथ में रहेगी। तो उसको लेके अभी स्टेट से सजेशन मांगा गया है सेंटर के द्वारा, तो उसके बारे में ये एडिटोरियल है। और अगर बात करें जो सेंट्रल लेवल पे जो आईएएस ऑफिसर्स काम करते हैं तो उनको कैसे ट्रांसफर किया जाता है, तो वो किया जाता है जो अलग अलग जो कैडर दिए जाते हैं आईएएस ऑफिसर्स को, उनको बाद में स्टेट से सेंटर के द्वारा डेपुटेशन पे बुलाया जाता है, फिर वो सेंट्रल लेवल पर काम करते हैं। आईएएस ऑफिसर्स उनके ट्रांसफर की जो पॉलिसी है वो इफेक्ट होती है जो पॉलिटिकल पार्टीज है या जो सत्ता में अभी गवर्नमेंट है, उसके कारण भी जो आईएएस ऑफिसर्स के जो ट्रांसफर होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। मोस्टली जो एग्जांपल हम बात करें तो वो है वेस्ट बंगाल का, जिसमें एक जो आईएएस ऑफिसर है उनको डेपुटेशन पे बुलाने की बात कही गई थी सेंटर के द्वारा। उनका जो रिटायरमेंट था उसके एक दिन पहले उनको डेपुटेशन के लिए सेंटर के द्वारा ऑर्डर दिया गया था। उन्होंने बाद में सेंटर का जो डेपुटेशन है उसको नहीं माना और अपनी जॉब को क्विट कर दिया। तो जो सेंट्रल लेवल की जो अभी डेपुटेशन की जो पॉलिसी लाई गई है उसमें आप ऐसा मान लीजिए कि जो सेंटर है उसके हाथ में 100% है वो पावर आ जाएगी, उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं रहेगा। तो जो ये वाला एडिटोरियल है ये बात करता है पेंडेमिक के दौरान जो डेथ हुई है लोगों की, उसको लेके जो कंपनसेशन दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आनाकानी की जा रही है, तो उसके बारे में ये एडिटोरियल है। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो फाइनेंस कमीशन है वो आता है आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें प्रेजेंट जो चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन के, जो अभी 15th फाइनेंस कमीशन है, तो उसके चेयरमैन है NK सिंह, तो ये ध्यान रखिएगा। जो 14th फाइनेंस कमीशन है उसमें रेवेन्यू दिया जाता था 42%, और इस बार जो रेवेन्यू दिया गया है 15th फाइनेंस कमीशन में वो है 41%, और जो 1% जो रेवेन्यू है वो दिया गया है जो नई यूनियन टेरिटरी बनी है लद्दाख, तो उसको दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो ये वाला एडिटोरियल है ये बात करता है जो यमन में अभी जो इश्यू बना हुआ है उसको लेके, तो ये है यमन जिसकी कैपिटल है सना, और ये बॉर्डर टच करता है सऊदी अरेबिया के साथ में, ओमान के साथ में, तो ये ध्यान रखिएगा। ये है रेड सी, और ये है गल्फ ऑफ आदेन, और ये है पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, और ये कनेक्ट होते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो ये जो स्ट्रेट है ये काफी न्यूज में रहती है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें जो यमन क्राइसिस है उसके बारे में, तो यमन में पहले जो राजा का रूल हुआ करता था, फिर वहां पे धीरे धीरे जो गवर्नमेंट आई, उसके बाद में अभी जो वहां पे हूती कम्युनिटी है वो चाहती है यमन को कंट्रोल करना, और जो आसपास के जो भी आइलैंड है उनको कंट्रोल करना चाहती है। लेकिन जो सऊदी अरेबिया है और जो ओमान है वो नहीं चाहते कि जो यमन है उसमें जो हूती कम्युनिटी है उसकी तानाशाही रहे, क्योंकि जो यमन में जो हूती कम्युनिटी है उसके अच्छे रिलेशन है ईरान के साथ में, लेकिन जो ईरान है उसकी बनती नहीं है सऊदी अरेबिया के साथ में। तो जो सऊदी अरेबिया है वो नहीं चाहता है कि जो ईरान है वहां पे हूती कम्युनिटी अपनी तानाशाही चलाए, तो इस कारण जो सऊदी अरेबिया है उसके द्वारा जो यमन है वहां पे अटैक किया गया था टू कंट्रोल हूती कम्युनिटी, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और अभी जो कंडीशन है उससे ज्यादा भी सीवियर कंडीशन बन सकती है अभी प्रेजेंट इश्यू को देखते हुए। यमन के आसपास की जो लोकेशंस हैं वो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो यमन है वो न्यूज में है, तो इस कारण इस सिचुएशन बन सकता है। जो नेक्स्ट वाला एडिटोरियल है वो बात करता है इन्फ्लेशन के बारे में, तो कोविड-19 के दौरान इन्फ्लेशन को कैसे टैकल किया जा सकता है, तो उसके बारे में है। तो इसमें कुछ फैक्चुअल नहीं दे रखा है, इसमें आप ध्यान रखिएगा जो RBI का जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो है 4+-2, तो ये ध्यान रखिएगा। सो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।